हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओपी सिंह है और हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 20 के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास किस तरह से हुआ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। हम जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को सभी ग्रहों में अद्वितीय माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के आपसी सहयोग से ही जीवन संभव हो पाया है। मतलब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के तीनों महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटक, जिन्हें सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहा जाता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शैलों से निर्मित पृथ्वी के भूभाग को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल क्या है? शैलों से निर्मित भूभाग। शैलों से निर्मित भूभाग को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके लिए शैलों से निर्मित भूभाग को स्थलमंडल या फिर लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, जल वाला भाग है, वो क्या है? जलमंडल है। उसको जलमंडल बोल देते हैं। हाइड्रोस्फीयर। जबकि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल, या फिर अंग्रेजी में इसे कहें तो एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इन तीनों मंडलों के संयोग से निर्मित होता है जैवमंडल, जिस पर पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन निर्भर है। जैसे सर्कल के थ्रू, अगर हम वेन डायग्राम्स के थ्रू इसे दर्शाएं, सपोज टू बी, ये सर्किल है स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, और ये है एटमॉस्फेयर, और ये है हाइड्रोस्फीयर। तो ये वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन वाला जो क्षेत्र है, वो क्या होगा? जैवमंडल होगा, जहाँ जीवन होगा। तो इस तरह से क्या है, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर क्या बनता है? जैवमंडल, जहाँ जीवन पाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जैवमंडल भी इनसे क्या है, प्रभावित होता है। अब बात करते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ। स्थलमंडल जिस पर हम रहते हैं, इसका विकास कैसे हुआ।
एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में जब गुरुत्व बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित हो रहा था, तो आपसी टकराहट एवं घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में गुरुत्व बल के कारण पदार्थ एक स्थान पर जब एकत्रित हो रहा था, तो आपसी टक्कर के कारण और घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ पिघलने लगे। उस ऊष्मा के प्रभाव से क्या है, पदार्थ पिघले, और ये प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसके कुछ समय बाद तक जारी रही। पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण क्या है, पदार्थ एक दूसरे पर जब एकत्रित हो रहे थे एक स्थान पर, जब वो गुरुत्व बल के कारण आपस में पास पास आए और टकराए, तो उससे क्या है, घर्षण से और उनकी टकराहट से ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ पिघलने लगे, और ये प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके कुछ समय बाद तक जारी रही। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसके कुछ समय बाद तक ये प्रक्रिया जारी रही। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और इस तरह से ताप क्या था, पृथ्वी का काफ़ी हाई टेम्परेचर था इस शुरुआत में। तो अत्यधिक ताप के कारण क्या है, पृथ्वी आंशिक रूप से कैसी है, द्रव अवस्था में रह गई, एवं हल्के और भारी पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने लगे। और जो हल्के और भारी पदार्थ थे वो घनत्व में, क्योंकि हल्के भारी पदार्थों का घनत्व में क्या होता है, इनके अंतर पाया जाता है, तो इस कारण से घनत्व के अंतर के कारण ये जो हल्के और भारी पदार्थ थे वो क्या थे, अलग होने लगे। विभेदन की प्रक्रिया में, इस अलग होने की प्रक्रिया में जो भारी पदार्थ थे जैसे लोहा, निकेल आदि केंद्र में चले गए। लोहा और निकेल ये जो पदार्थ थे ये क्या हैं, ये भारी थे, ये भारी पदार्थ, ये भारी होने के वजह से क्या है, पृथ्वी के केंद्र में चले गए। और जो हल्के पदार्थ थे जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम, ये पृथ्वी की सतह पर रह गए। सिलिका और एल्यूमिनियम ये हल्के पदार्थ हैं, इनकी अपेक्षा ये पृथ्वी की क्या है, सतह पर रह गए, ये केंद्र तक नहीं पहुँचे। कालांतर में समय बीता, इन पदार्थों का शीतलन हुआ। समय बीतने के साथ साथ क्या है, इन पदार्थों का शीतलन हुआ, ये पदार्थ ठंडे हुए, जिससे वे ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। समय बीतने के साथ ही जो पृथ्वी का टेम्परेचर था वो क्या है, कम हुआ, जिससे इन पदार्थों का टेम्परेचर कम हुआ, और वे ठोस रूप में परिवर्तित होकर आकार में क्या है, छोटे हो गए। कोई चीज़ जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और ठंडा होने पर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये इनका आकार कम हुआ और पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। और यही पदार्थ मिलकर क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब क्रस्ट का निर्माण किया इन्होंने ही। यही पदार्थ ठंडे होकर क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए, मतलब क्रस्ट के रूप में विकसित हुए। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघात, जायंट इम्पैक्ट के कारण पुनः पृथ्वी का तापमान बढ़ा और ऊष्मा उत्पन्न हुई। विभेदन प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया, जिससे भूपर्पटी, मेंटल व क्रोड का निर्माण हुआ। अब इसमें क्या हुआ, चंद्रमा की जब उत्पत्ति हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी का टुकड़ा है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघात हुआ, जायंट इम्पैक्ट। भीषण संघात
भीषण संघात हुआ। तो इसके प्रभाव के कारण क्या हुआ, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा। इससे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या है, वो इंक्रीज हुआ और इससे ऊष्मा उत्पन्न हुई। और इस कारण से क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हुई। फिर से अब विभेदन की प्रक्रिया, अलग अलग हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। इस दौरान जो विभेदन की प्रक्रिया हुई, इससे क्या हुआ, पृथ्वी का जो पदार्थ था वो क्या है, अनेक परतों के रूप में अलग हो गया, जिससे भूपर्पटी, मेंटल व क्रोड का निर्माण हुआ। ये मान्यता है, एक परिकल्पना है कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान क्या हुआ, एक भीषण संघात हुआ, जायंट इम्पैक्ट हुआ। इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा और ऊष्मा उत्पन्न हुई। फिर से अलग पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रक्रिया द्वारा, इस विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया, जिससे क्या है, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, मेंटल और तीसरी परत क्या थी, क्रोड, इनका निर्माण हुआ। ये सबसे बाह्य भाग पृथ्वी का, फिर उससे अंदर वाली ये परत, फिर उससे अंदर वाली ये परत, भूपर्पटी, मेंटल और ये क्रोड, पृथ्वी का केंद्रीय भाग। तो इन परतों के रूप में इस विभेदन प्रक्रिया के द्वारा ये परतों का निर्माण हुआ। मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल की संज्ञा दी जाती है। जो क्रस्ट वाली परत है इसको स्थलमंडल कहा जाता है। क्रस्ट वाली परत के लिए स्थलमंडल कहा जाता है। ये क्रस्ट भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल से मिलकर निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान होती है। जो भूपर्पटी है ये क्या है, भूपर्पटी है, ये क्या है, जिसे हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रस्ट। ये क्या है, क्रस्ट व ऊपरी मेंटल से मिलकर निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान होती है। तो मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल की संज्ञा दी जाती है। इसकी ऊपरी परत को हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। और स्थलमंडल क्या है, क्रस्ट, भूपर्पटी प्लस मेंटल से मिलकर, ऊपरी मेंटल जो है उससे मिलकर निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान होती है। ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, इन दोनों से मिलकर इनके निक्षेपण से जो मैदान बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के निक्षेपण से मिलकर क्या है, स्थलमंडल का निर्माण होता है। स्थलमंडल का निर्माण होता है। स्थलमंडल, इस पर क्या है, विशाल भूखंड वाले महाद्वीपों तथा विशाल जलाशय वाले महासागरों का विस्तार पाया जाता है। अब जो स्थलमंडल है इस पर क्या होते हैं, महासागर, विशाल भूखंड वाले क्या हैं, महाद्वीप मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, महासागर मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी का सबसे कठोर भाग होता है। इसे दो भागों, महासागरीय स्थलमंडल और महाद्वीपीय स्थलमंडल में वर्गीकृत किया जाता है। जो स्थलमंडल होता है, लिथोस्फीयर क्या है, पृथ्वी का सबसे कठोर भाग, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे कठोर भाग।
पृथ्वी का स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, सबसे कठोर भाग है और इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो महासागरीय स्थल मंडल, महासागरीय स्थल मंडल, और दूसरा महाद्वीपीय स्थल मंडल। तो इन दो भागों में स्थल मंडल को डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अब जो महासागरीय स्थल मंडल है, महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट से अधिक घनत्व का है। महासागरीय स्थल मंडल है वो क्या है, महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, मतलब महासागरीय जो भूपर्पटी है उससे निर्मित है, और ये महाद्वीपीय क्रस्ट से अधिक घनत्व का है। जिसका घनत्व क्या है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है उससे क्या है, इसका घनत्व ज़्यादा है। और जो महासागरीय स्थल मंडल है वो क्या है, महासागरीय क्रस्ट से बना हुआ है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट से क्या है, जिसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। इसके घनत्व से इसका घनत्व ज़्यादा है। जबकि महाद्वीपीय स्थल मंडल महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित होने के साथ साथ महासागरीय क्रस्ट से अधिक मोटा है, लेकिन इसका घनत्व महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है। इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा, इसकी मोटाई कम है इसकी अपेक्षा। महाद्वीपीय जो स्थल मंडल है ये क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है। ये महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है, जो क्या है, इसका घनत्व है वो क्या है, कम है। इसका घनत्व महासागरीय क्रस्ट से कम है, लेकिन इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है। मोटाई क्या है, ज़्यादा है। स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभावों के कारण होता है। अब बात आती है कि पृथ्वी पर जो स्थल रूप पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि ये पाए जाते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो स्थल रूपों का निर्माण क्या होता है, इसमें दो बल प्रमुख होते हैं, आंतरिक और बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल, इन बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक बल होता है वो क्या है, स्थल रूपों में परिवर्तन करता है। कुछ बाह्य बल भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और जो बाह्य बल होता है वो क्या है, इनको मेंटेन करने का कार्य करता है। धरातल पर पाए जाने वाले तीन प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान हैं। धरातल पर जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले स्थल रूप हैं वो क्या हैं, उनमें सबसे प्रमुख पर्वत, फिर पठार और उसके बाद मैदान है। ये तीन प्रकार की आकृतियाँ पृथ्वी पर प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। एक नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि जो पृथ्वी है
पृथ्वी है और ये इसका केंद्रीय भाग है। तो अगर पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, जो पदार्थ का घनत्व होता है वो क्या है, बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, डेंसिटी क्या है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। और इससे बाहर आने की ओर, केंद्र से बाहर आए तो घनत्व घटता है। ये याद रखना है कि घनत्व में परिवर्तन कैसे होता है। पृथ्वी सतह से केंद्र की ओर जाए तो घनत्व बढ़ता है, और केंद्र से बाहर की ओर आने पर घनत्व क्या है, घटता जाता है। तो ये 3 प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, इनमें सबसे पहले क्या है, पर्वत। माउंटेन। ऐसे भूखंड जो निकट स्थलाकृतियों से काफ़ी ऊंचे, कम से कम 500 मीटर होते हैं, तथा जिनका आधार चौड़ा व शीर्ष नुकीला होता है, साथ ही जो लंबी श्रृंखलाओं व पहाड़ी समूहों के रूप में अवस्थित होते हैं, उन्हें पर्वत की संज्ञा दी जाती है, जैसे हिमालय, एंडीज और रॉकी पर्वत आदि। देखिए, ऐसे भूखंड जो क्या है, निकट स्थलाकृतियों से काफ़ी ऊंचे होते हैं। इनके पास की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, जैसे पर्वत, जो पठार मैदान ये हैं, ये इनसे काफ़ी ऊंचे होते हैं, कम से कम 500 मीटर ऊंचे, कम से कम 500 मीटर ऊंचे होते हैं। कहीं कहीं कुछ बुकों में 1000 मीटर ऊंचाई के ही पर्वत माने जाते हैं। जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर हो उनको पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। तो कम से कम जो 500 मीटर ऊंचे होते हैं, और जिनका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। आधार कैसा होता है, चौड़ा, और शीर्ष क्या होता है, नुकीला होता है। इस तरह के होते हैं पर्वत, इस तरह के। ये शीर्ष है इनका क्या है, ये नुकीला होता है, और आधार ये है, ये क्या है, ये चौड़ा होता है, और इनकी ऊंचाई कम से कम क्या है, 500 मीटर होनी चाहिए। और इस तरह से ये क्या है, एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। इस तरह से एक क्या है, श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो ऐसी लंबी श्रृंखलाओं व पहाड़ी समूहों के रूप में अवस्थित होते हैं ये। इनको पर्वत की संज्ञा दी जाती है, इन्हें ही कहते हैं पर्वत या माउंटेन। पर्वत, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर हिमालय, हिमालय पर्वत है, रॉकी पर्वत है, इसी तरह से एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, आल्पस पर्वत है आदि। इस तरह से ये पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। धरातल के सभी उठे भाग पर्वत नहीं कहलाते। किसी भी स्थल स्वरूप को पहचानने के लिए ऊंचाई और ढाल दोनों को सम्मिलित किया जाता है। धरातल का कोई भी उठा हुआ भाग पर्वत नहीं कहलाता। ऐसे जनरली उसको निर्धारित करने के लिए, उसको पहचानने के लिए ऊंचाई और ढाल 2 बातों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो ऊंचाई और ढाल, मतलब स्लोप। इनके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह क्या है। उदाहरण स्वरूप तिब्बत के ऊपर उठी हुई भूमि पर्वत नहीं कहलाती, यद्यपि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर है। तिब्बत के ऊपर उठी भूमि, तिब्बत के ऊपर जो उठी हुई भूमि है वो क्या है, पर्वत नहीं है, पर्वत नहीं है। जबकि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो क्या है, लगभग
मीटर है, लगभग 5000 मीटर ऊंचा है ये तिब्बत का पठार। इसको क्या है, पर्वत नहीं कहते, जबकि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर है। स्थलीय उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊंचे नीचे स्थान, जो स्थल पर मिलते हैं, मतलब ऊंचे नीचे स्थल। स्थलीय उच्चावच लक्षणों में पर्वत ही एक ऐसा स्थल है जिसके उच्चतम और निम्नतम भाग के बीच सर्वाधिक अंतर होता है। तो ऊंचे नीचे जो भी स्थल हैं, मतलब स्थलीय जो भी उच्चावच हैं, स्थलीय उच्चावच जो हैं, इनमें केवल पर्वत ही एक ऐसे स्थल हैं जिसके उच्चतम और निम्नतम भाग के बीच सर्वाधिक अंतर होता है। मतलब ये कोई पर्वत है तो इसका जो शीर्ष भाग है और इसका जो निचला भाग है, इनके बीच क्या है, सर्वाधिक दूरी मिलती है। बाकी पठार मैदान इनमें किसी में नहीं, पठार इनसे छोटे होते हैं, समतल भाग होते हैं। तो पर्वत ही एक ऐसी स्थलाकृति है स्थलीय उच्चावच में जिसके शीर्ष और आधार में क्या है, के बीच काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी अंतर नहीं बल्कि सर्वाधिक अंतर होता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पर्वतों के वर्गीकरण की बात अगर करें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये कितने तरह के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 प्रकार? पहला है बलित पर्वत, 4 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। क्या है ये बलित पर्वत? अभिसरण प्लेट सीमांत पर प्लेटों की टक्कर के फलस्वरूप अधिक संपीड़न बल से बलन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति को बलित पर्वत एवं मोड़दार पर्वत की संज्ञा दी जाती है। इनको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, मोड़दार पर्वत या फिर बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। अभिसरण प्लेट सीमांत पर, जो भी प्लेटें हैं पृथ्वी पर, अभिसरण प्लेटें हैं, उनके सीमांत पर, उनके किनारे पर प्लेटों की टक्कर के फलस्वरूप अधिक संपीड़न बल से बलन की प्रक्रिया के द्वारा ये निर्मित होते हैं। मतलब 2 प्लेटें अगर हैं तो क्या है, इनके संपीड़न से अगर ये एक दूसरे की ओर बढ़ रही तो इनके बीच का जो भाग है वो क्या है, इस तरह से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर के क्या है, एक ऊंचे स्थल का निर्माण करता है, जिससे क्या है, जिसमें क्या है, इस तरह के ये बलन होते हैं। ये तो इनको क्या बोलते हैं, बलन पर्वत। इनसे ही क्या है, बलन पर्वत का निर्माण होता है। बलन पर्वत भी इन्हें कह सकते हैं, या फिर इनको मोड़दार पर्वत या फिर बलित पर्वत। तो इनका निर्माण इस तरह से होता है, जो अभिसरण प्लेटें हैं उनके किनारे जब टकराते हैं तो बलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लें तो हिमालय पर्वत है, रॉकीज, एंडीज, ये क्या है, बलित पर्वत हैं। रॉकी पर्वत है, हिमालय है, और क्या है, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है आदि। ये क्या है, सब बलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय कैसे निर्माण हुआ? जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट, जो आगे यूरेशियन प्लेट थी उसमें टक्कर से क्या है, जो टैथिस सागर था उसके अवसादों के बलन से क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हुई। फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इन्हीं नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं?
इन्हीं नवीन नवीन मोड़दार पर्वतों में, ये जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं इन्हीं में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। तो पहले थे बलित पर्वत, दूसरे कौन से हैं? बिलौक पर्वत। बिलौक पर्वत मतलब बिलौक माउंटेन। बिलौक माउंटेन क्या है? दो भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित शीर्ष स्थल खंड को बिलौक पर्वत कहते हैं। दो भ्रंश घाटियां हैं, उनके बीच अगर कोई अवस्थित शीर्ष स्थल खंड है तो इसको बिलौक पर्वत कहते हैं। जैसे साइड में दो क्या हैं, बीच का कोई भाग उभरा हुआ है और साथ इसके बराबर में क्या है, दो भ्रंश घाटियां हैं। दो भ्रंश घाटियां हैं और इसके बीच का उभरा हुआ भाग है तो उसको क्या बोलेंगे? बिलौक माउंटेन। यहाँ यथावत स्थलखंड के दोनों किनारों पर तनाव मूलक बल के कारण अवतरण की प्रक्रिया से भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। इस स्थलखंड के, इस पर्वत के दोनों तरफ क्या होता है? तनाव मूलक बल काम करते हैं और जिससे अवतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब ये नीचे को धंसता है, आसपास का जो भाग होता है, तो उससे क्या होता है? भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। इन भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है इन आसपास के क्षेत्र में तनाव मूलक बल के कारण अवतरण की प्रक्रिया के द्वारा इन भ्रंश घाटियों का क्या है? निर्माण होता है। पाकिस्तान की साल्ट रेंज व भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आदि बिलौक पर्वत के उदाहरण हैं। उदाहरण की बात करें तो पाकिस्तान की साल्ट रेंज है और भारत की सतपुड़ा पर्वत रेंज या पर्वत श्रेणी, ये क्या है? बिलौक पर्वत के उदाहरण हैं। कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत बिलौक पर्वत है। कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा जो पर्वत है वो क्या है? वो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत बिलौक पर्वत है। विश्व का सबसे अधिक विस्तृत बिलौक पर्वत है सिएरा नेवादा पर्वत, जो कैलिफोर्निया में है। तीसरे प्रकार के पर्वत हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित शंकु या पर्वतनुमा स्थलाकृति को ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी में उद्गार होने से जो पदार्थ निकलते हैं उनके जमने से शंकुनुमा आकृति बनती है या फिर पर्वतनुमा आकृति बनती है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है जब, तो यहाँ से जो पदार्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं? लावा निकलता है, वो इस तरह से यहाँ पर
रिसकर क्या होता है, इसके चारों तरफ जम जाता है और जिससे क्या है एक शंकु टाइप का बन जाता है या फिर कहीं पर्वतनुमा आकृति बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। इसी को ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका का माउंट रेनियर, जापान का माउंट फ्यूजियामा और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो आदि इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो अमेरिका में माउंट रेनियर पर्वत, जापान का माउंट फ्यूजियामा, जापान का माउंट फ्यूजियामा और तंजानिया का माउंट किलिमंजारो। पर्वत आदि ये क्या है, जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनके उदाहरण हैं। अमेरिका का माउंट रेनियर, जापान का माउंट फ्यूजियामा, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी पर उपस्थित हैं। चौथे पर्वत हैं अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। चौथे प्रकार के जो पर्वत हैं वो क्या हैं, अवशिष्ट पर्वत। ये कौन से पर्वत हैं, रेसिडुअल माउंटेन। ऐसे पर्वत जिनका अपर्दन की क्रियाओं द्वारा अधिकांश भाग अपर्दित हो चुका है और वर्तमान में सिर्फ अवशेष रूप में अवस्थित हों, उन्हें अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। ये इस तरह के पर्वत हैं जिनका क्या है, अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा ज़्यादातर भाग क्या है, अपर्दित हो चुका है। अब ये बचे हैं केवल अवशेष के रूप में, इनका कुछ भाग बचा है जो केवल अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इनके लिए अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत में अरावली, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें इसका तो भारत का अरावली श्रेणी, भारत में अरावली पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा, पर्वत श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इसी तरह से अमेरिका का ले सकते हैं, अमेरिका का अपलेशियन पर्वत श्रेणी, तो ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। भारत में अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन श्रेणी और अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट
पर्वत। बलित पर्वत है, कैसे बनते हैं? ये दो प्लेटों की टक्कर से जो बीच का अवसाद होता है, बीच का जो कुछ भी मिट्टी होती है, जो पदार्थ होते हैं, उनमें क्या है, बलित होकर वो ऊपर उठ जाते हैं। तो इसलिए उनको बलित पर्वत या फिर मुर्दार पर्वत कहते हैं। बिलौक पर्वत क्या है? दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित होते हैं, मतलब कोई ऐसी भूमि जिसके आसपास का भाग नीचे धंस जाए तनाव मूलक बल के कारण और बीच का भाग उठा रह जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तीसरे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है वो आसपास में जम जाता है और शंकुनुमा या पर्वतनुमा आकृति का निर्माण करता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और चौथा अवशिष्ट पर्वत, जिनका अधिकांश भाग क्या है, अपर्दन के द्वारा अपरदित हो चुका है, वर्तमान में केवल अवशेष के रूप में अवशिष्ट भाग उनका बचा रह गया है, उसके लिए ही क्या है, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। उसके बाद पठार। पठार क्या होते हैं? प्लेट्यू। पठार, प्लेट्यू। तो पठार क्या होते हैं? ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। प्रथम क्रम के उच्चावच क्या हैं? पर्वत। पठार द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। सेकंड क्रम के क्या हैं? ये उच्चावच हैं। आसपास की भू सतह से ऊंचे, सामान्यतः सागर तल से 300 से 1000 मीटर ऊंचे भाग, जिनके शिखर सपाट, मेजनुमा व आधार अत्यधिक चौड़े तथा ढाल मंद होते हैं, उन्हें पठार की संज्ञा दी जाती है, जैसे दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार आदि। 300 से 1000 मीटर ये ऊंचे होते हैं आसपास की भूमि से। 300 से 1000 मीटर ऊंची भूमि होती है, इस तरह की समझ लो। इसके ढाल क्या होते हैं? मंद होते हैं, ढाल मंद होता है इनका। और ये मेजनुमा होते हैं, मतलब ये सपाट होती है बिल्कुल। जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 1000 मीटर। 300 से 1000 मीटर ऊंचे, ढाल कम ढाल वाले, सपाट, मेजनुमा आकृति क्या होती है? पठार कहलाती है। ऐसी भूमि को पठार कहते हैं। ये आधार में क्या होते हैं? अत्यधिक चौड़े होते हैं। ये जो आधार है ये क्या है? काफ़ी चौड़ा होता है इनका। तो ऐसी आकृति को पठार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो दक्कन का पठार भारत में जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कुछ गुजरात का भाग है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये जो वाला हिस्सा है यहाँ से ये क्या है? दक्कन के पठार में आता है ये पार्ट। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और इसका गुजरात का कुछ भाग आ जाता है इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। उसके बाद में और क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार ये एग्जाम्पल स्वरूप ले सकते हैं। इसी तरह से कोलंबिया का पठार है। कोलंबिया का पठार, तो ये पठार कहलाते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं संरचना के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। भौगोलिक स्थिति और संरचना के आधार पर पठारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? भौगोलिक स्थिति और संरचना के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। पठारों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति और संरचना के आधार पर।
तो भौगोलिक स्थिति और संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमोंटेन प्लेट्यू। पहले क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमोंटेन प्लेट्यू। अंतरा पर्वतीय पठार क्या है? चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरे पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, जैसे तिब्बत का पठार और बोलिविया का पठार आदि। तिब्बत का पठार और बोलिविया पठार, ये इसके उदाहरण हैं। देखिए, जो अंतरा पर्वतीय पठार हैं वो क्या हैं? जिनकी सब तरफ क्या हैं? पर्वत हैं, सब तरफ पर्वत पाए जा रहे हैं और बीच में क्या है? ऊंचा भाग है, समतल ऊंचा भाग है जिसका ढाल क्या है? थोड़ा कम है। तो वो क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो तिब्बत का पठार है, बोलिविया का पठार आदि क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरे हैं, ये तो हो गए जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए पठार। फिर गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार जो पर्वतों के जस्ट निकट होते हैं। दूसरे हैं गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय, गिरि का मतलब पर्वत, पदीय मतलब इनके पैरों तले। गिरिपदीय पठार, इनको पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं, पीडमोंट प्लेट्यू। पीडमोंट प्लेट्यू, गिरिपदीय पठार, ये क्या है? पर्वत की तलहटी में स्थित पठार जिनके दूसरी ओर समुद्र या मैदान हो, गिरिपदीय पठार कहलाते हैं। ऐसे पठार क्या हैं? एक साइड तो ये पर्वत हैं और इसके सामने क्या है? या तो विस्तृत मैदान है और यहाँ पर ऊंचा भाग है पर्वत के जस्ट बाद में। तो इस तरह के जो पठार हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्वतपादीय पठार या गिरिपदीय पठार, क्योंकि जस्ट पर्वतों के बाद है और इधर क्या है? ये मैदान है। मैदान भी हो सकते हैं या फिर क्या है? ये सागर हो सकते हैं। तो इनको, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गिरिपदीय पठार बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर पेटागोनिया का पठार जो दक्षिण अमेरिका में है और पीडमोंट पठार जो उत्तर अमेरिका में है आदि ले सकते हैं। पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में। और दूसरा पीडमोंट पठार, पीडमोंट पठार ये कहाँ है? उत्तर अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। तो ये क्या है? गिरिपदीय पठार के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है तीसरे प्रकार के जो पठार हैं वो है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, कंटिनेंटल प्लेट्यू, कंटिनेंटल
कंटिनेंटल प्लेट्यू क्या है, महाद्वीपीय पठार क्या है, धरातल के विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने से बने पठार महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। धरातल का जो विस्तृत भूभाग है वो अगर ऊपर उठ जाए तो उसके ऊपर उठने से जो आकृति निर्मित होती है उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्वत होंगे, ये प्लेन होंगे, लेकिन सामान्य धरातल से क्या है, ऊपर उठे हुए होंगे। जो मैदान है उनसे क्या है, ऊपर उठे हुए होंगे ये। इन पठारों को सील्ड भी कहते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, कनाडियन सील्ड आदि। इन पठारों को सील्ड भी कहा जाता है, सील्ड, इनको सील्ड भी बोला जाता है। ये क्या है, जो मैदान है उनमें से उनसे ऊपर उठे हुए भाग हैं, विस्तृत भूभाग है, उससे क्या है, उसके ऊपर उठने से ये बनते हैं। इनको महाद्वीपीय पठार कहते हैं, इनको सील्ड भी कहते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और क्या है, कनाडियन सील्ड, कनाडा का जो महाद्वीपीय पठार है, कनाडियन सील्ड, इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिए जा सकते हैं आदि। तो ये 3 प्रकार के जो स्थिति और संरचना के आधार पर पठार मिलते हैं पृथ्वी सतह पर। अंतरापर्वतीय पठार, गिरिपदीय पठार और महाद्वीपीय पठार। अंतरापर्वतीय पठार क्या हैं, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। गिरिपदीय पठार क्या हैं, जो पर्वतों से निकलने के बाद पर्वतों और सागरों या फिर पर्वतों और मैदान के बीच पर्वतीय, यानी कि पर्वतों के जस्ट निकलते ही क्या है, मिलते हैं। और महाद्वीपीय पठार क्या हैं, ये जो विस्तृत धरातल होता है उसके ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार कहाँ है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में है तिब्बत का पठार। फिर क्या है, मंगोलिया का पठार। ये पठार कहाँ है, उत्तरी मध्य चीन तथा मंगोलिया में। उत्तरी मध्य चीन और मंगोलिया, उत्तरी मध्य चीन और मंगोलिया में ये पठार है, मंगोलिया का पठार। ये विश्व के प्रमुख पठार हैं। तिब्बत का पठार कहाँ है, मध्य एशिया में। मंगोलिया का पठार कहाँ है, उत्तरी मध्य चीन और मंगोलिया में। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, इनको आप मैप पर देख सकते हैं, जिससे कि इससे इनकी अवस्थिति का ठीक से ज्ञान हो जाए। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार ये कहाँ है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है ये यहाँ पर मिलता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग पर भारत का प्रायद्वीपीय पठार। फिर ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पठार पाया जाता है, ग्रेट बेसिन पठार। तुर्की या अनातोलिया का पठार, तुर्की या अनातोलिया, अनातोलिया का पठार ये तुर्की में मिलता है, ये तुर्की में स्थित है। यूनान का पठार, यूनान का पठार
ये कहाँ है? म्यांमार, चीन, वियतनाम और लाओस। म्यांमार, चीन, वियतनाम और लाओस, इन चारों क्षेत्र से क्या है, संयुक्त रूप से इनके क्षेत्र में पाया जाता है यून्नान का पठार। फिर ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। फिर क्या है? कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और है, कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार, ये भी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड पठार, ये ग्रीनलैंड में है। यूकॉन या अलास्का का पठार, या अलास्का, यूकॉन या अलास्का का पठार कहाँ है? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये अलास्का में है, जो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद अबिसिनिया या इथियोपिया का पठार, अबिसिनिया या इथियोपिया, अबिसिनिया या इथियोपिया का पठार, ये है पूर्वी अफ्रीकी राज्यों, पूर्वी अफ्रीकी राज्य हैं, इथियोपिया और सोमालिया में विस्तृत है। इथियोपिया और सोमालिया में विस्तृत। उसके बाद मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार, ये स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप है। स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप। तो ये थे कुछ पठार जो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद आते हैं मैदान। इसके बाद जो स्थल मंडल की बनावट में और क्या चीज़ें हैं, वो हैं मैदान, प्लेन। तो मैदानों की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी को।